हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए ट्रिक के साथ। तो आज का जो ट्रिक है वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवियों के बारे में, जो उनके दरबारी थे। ठीक ठीक है। जिस तरह से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, उसी तरह अकबर के दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे। अकबर का दरबारी कवि जो नवरत्न थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। ठीक है। तो इस ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले, इसको बताने से पहले बच्चे के फरमाइश पर एक छोटा सा शेर। हमारा दिल जलाकर रोशनी कर लेती है, हमारा दिल जलाकर रोशनी कर लेती है, किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर लेती है, किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर लेती है। इश्क में बर्बाद हमेशा लड़के ही होते हैं, इश्क में बर्बाद हमेशा लड़के ही होते हैं। लड़कियां तो किसी और से शादी कर लेती हैं, लड़कियां तो किसी और से शादी कर लेती हैं। सही बात है। तो इसलिए लड़कों थोड़ा सा सोच समझकर अपने प्लानिंग के साथ अपने लक्ष्य को देखते हुए काम करो। इन लड़कियों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, हाँ, केवल अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ नहीं बल्कि तुम अपने पूरे परिवार का लाइफ खराब कर देते हो। ठीक है। तो समय है, बहुत समय है। पहले जिस मुकाम पर जाना चाहते हो उसको हासिल करो। जिस दिन वो मुकाम मिल जाएगा उस दिन लड़कियां तो अपने आप तुम्हारे पीछे लाइन लगा लेगी। तो चलिए बात कर रहे थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जब हम बात करते हैं तो हम आपको बता दें कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कोई साधारण शासक नहीं था, बल्कि गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर जो है शासक था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत में सबसे ज़्यादा डेवलप हमको देखने को मिलता है, चाहे वो स्थापत्य कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो जो है चित्रकला के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो जो है कि साम्राज्य विस्तार की बात किया जाए, चाहे हम बात करें जो है क्या कि मतलब कि जितने भी धार्मिक परिप्रेक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं, हाँ, जितने भी हमको अवतार, एक से अधिक अवतार, एक से अधिक जो है कि भुजाएं, एक से अधिक मुख, इन सब का कॉन्सेप्ट हमको गुप्त काल में देखने को मिलता है। जैसे कि भगवान विष्णु के 10 अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्धनारीश्वर, आधा शिव और आधा पार्वती, हाँ, रावण के 10 मुख, ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है निकल कर आता है गुप्त काल में ही। गुप्त काल से पहले ये सारे कंसेप्ट हमको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं। वेद, महाभारत, वेद, पुराण, इन सब की रचना जो है कि गुप्त काल में ही हमको देखने को मिलती है। इनका संकलन हमको गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। जितने भी बड़े बड़े खगोल शास्त्री, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गणितज्ञ हुआ करते थे, वो सब के सब गुप्त काल में हमको देखने को मिलते हैं। इसीलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल, स्वर्णिम युग माना जाता है, गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा डेवलप इसी समय हुआ था, गुप्त शासकों के शासन काल में हुआ था। और खासकर जब किसी एक शासक की बात किया जाता है तो उसका नाम है चंद्रगुप्त सेकेंड, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही शासन काल को भारत में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से पूरे गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं की वजह से पूरे भारत को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है इस समय में, इस युग में। ठीक है। तो अब विक्रमादित्य की जब बात आई गया है तो एक बात हम आपको और बता दें कि भारत के इतिहास में विक्रमादित्य 14 हुए। कितने विक्रमादित्य हुए? 14 विक्रमादित्य हुए। उन 14 विक्रमादित्यों में सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त सेकेंड, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। अंतिम विक्रमादित्य की बात किया जाए तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू बादशाह, जिसका नाम था हेमू, यानी कि हेमचंद्र, जिसका युद्ध अकबर के साथ होता है पानीपत का सेकेंड युद्ध 1556 में। हाँ, अकबर की सेना ने हेमू को पराजित करने के बाद दिल्ली सल्तनत से पूरी तरीके से हिंदू साम्राज्य का अंत कर दिया, और दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक की अगर बाप से बात किया जाए तो उसका नाम था हेमू, यानी कि हेमचंद्र। इसे भी नेपोलियन, भारत का नेपोलियन का नाम दिया जाता है। नेपोलियन नहीं, भारत का समुद्रगुप्त। हाँ, समुद्रगुप्त की बात आता है तो भारत का समुद्रगुप्त तो भारत का ही है, नेपोलियन, क्योंकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुछ इतिहासकार जो है हेमू को भी भारत का नेपोलियन मानते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये तो बात हो गया। अब हम आते हैं इसके ट्रिक पे। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक बड़ा मजेदार है। ट्रिक को आप याद करेंगे, काली अम्मा धन लेकर वर खोजे बेताल,
शंख बजाए क्षण भर में कांप गई संसार। ये है आपका ट्रिक। तो इस ट्रिक को आप जो है आइए पोयम एकदम स्टाइलिश रूप में इसको याद करने का प्रयास करिए, सारे के सारे लोग जो है कि इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, कालिस हो जाएगा कालिदास। जैसे कि आप जानते हैं कि ये वही कालिदास है जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, ऋतु संहार, तमाम बड़े बड़े नोवेल जो है ग्रंथों को इन्होंने लिखा था। ठीक है, कालिदास का अब क्वेश्चन भी बहुत पूछता है कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे, किसके समकालीन थे, तो आपका आंसर होगा क्या, विक्रमादित्य। कालिदास के बाद अमरकोश, जिन्होंने अमरकोश की रचना की थी। अमरकोश के बाद धन्वंतरी। धन्वंतरी भी बहुत फेमस है, ये बहुत बड़ा आयुर्वेद का ज्ञाता था धन्वंतरी। धन्वंतरी जो थे ये बहुत बड़े आयुर्वेद की ज्ञाता हुआ करते थे, बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, तो धन्वंतरी के बाद वर्ष वरुचि। वरुचि को संस्कृत व्याकरण का तीसरा ग्रंथ लिखने वाला जो व्यक्ति था वो वरुचि था। संस्कृत व्याकरण के 3 ग्रंथों के बारे में हमने जिक्र किया था। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ जो था वो कौन सा था, वो पाणिनि का अष्टाध्यायी था। वो पाणिनि जो महापद्मानंद के दरबार में रहा करते थे। व्याकरण का दूसरा जो ग्रंथ है वो है पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में लिखा गया। उसके एक कवि, एक पुरोहित जिसका नाम है पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की और पतंजलि के महाभाष्य को संस्कृत व्याकरण का दूसरा ग्रंथ माना जाता है। वही संस्कृत व्याकरण का तीसरा ग्रंथ की अगर बात किया जाए तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाला जो वरुचि था, उन्होंने जो है कि इसको लिखा था। संस्कृत व्याकरण का तीसरा ग्रंथ इसको माना जाता है। ठीक है, वेताल भट्ट। वेताल भट्ट जो है विक्रमादित्य के दरबारी था। अब विक्रम और वेताल, अब ये विक्रम और वेताल, तो विक्रम और वेताल आपने जो है कि सीरियल देखा होगा, एक जादूगर का स्टोरी, एक जादूगर का कहानी। तो आपको ये मैं बता दूं कि वो गलत तरीके से स्टोरी दिखाया जाता है, क्योंकि वहां पे विक्रम और वेताल, तो विक्रम और नहीं, यहाँ पे विक्रमादित्य और वेताल भट्ट है और वो स्टोरी है विक्रम और वेताल। विक्रम और वेताल का अगर देखा जाए इतिहास तो दोनों का बहुत दूर दूर तक अलग अलग है। ठीक है, तो उनको इससे जोड़कर इसको विक्रम बेताल के तौर पे दिखा दिया था। जो भी हो, मनोरंजन करो, क्या करना है। ठीक है, उसके बाद शंख से हो जाएगा शंकु। शंख से हो जाएगा शंकु। उसके शंकु के बाद आता है वराहमिहिर। वराहमिहिर एक बहुत बड़ा खगोल शास्त्रीय था। क्या था, खगोल शास्त्री। इसने पहली बार बताया था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का क्या है, केंद्र है। सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। ठीक है, तो वराहमिहिर ने ही सबसे पहले जो है कि खगोल शास्त्र का अध्ययन करने वाला भारतीय माना जाता है। क्षण से हो जाएगा छपड़क। छपड़क छपटिया रहा है। छपड़क, अब इसके छपटियाने से बाकी जो लोग थे वो क्या हो गए, कांप गए। तो कांप से हो जाएगा घट कार्पण। तो घट कार्पण के बाद बाकी जो डैश दिया गया है ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए, सेंटेंस को अट्रैक्ट करने के लिए केवल इसको लगाया गया है। ठीक है, तो ये ट्रिक था। इस ट्रिक को इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, जिससे आपको आगामी एग्जाम में अगर ये आ जाए तो आसान तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।